इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्डिस्तान बन गया है। खबर ये मिली है कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में 80% से जायद इंतजामी ओहदों पर रिटायर्ड अफसरों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी रिटायर्ड अफसर की तकर्री पर रूल्स पर अमल ही नहीं किया जा रहा और ना तैनात करने से पहले उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इसलिए मुसलसल रिटायर्ड मुलाजमीन रखने की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान भी बदजन होने लगे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रिटायर्ड अफसरान को तैनात किया जा रहा है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मजीद जानते हैं खबर के अंदर की खबर नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए फरजाना, आज जो खबर हम सामने लेके आए हैं ये इंतहाई अहम और बड़ा मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने इंतखाबात कराने होते हैं, कौमी असम्बली के, सेनेट के, सूबाई असम्बलियों के और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने होते हैं, सदारती इलेक्शंस कराने होते हैं और इन्हीं के ज़रिए ही पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चुने जाते हैं और अवामी नुमाइंदे चुने जाते हैं। पहले डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ैच हाजिर सर्विस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, लेकिन उनके इख्तलाफात हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो फिर ओहदा छोड़ कर गए। तो उसके बाद से लेकर अब तक रिटायर्ड जो सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन है वो लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर साहब के बाद जो हैं वो जो ज़फ़र इकबाल मलिक साहब थे उनको स्पेशल सेक्रेटरी बनाकर फिर उनको सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया। फिर उनकी जगह के ऊपर साबिक जो फेडरल सेक्रेटरी थे उमर हमीद साहब, उनको अपॉइंट किया गया। फिर उनके कुछ इख्तलाफात हुए और इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो रिज़ाइन करके चले गए और उनकी जगह के ऊपर जो स्पेशल सेक्रेटरी 2 लगाए गए थे डॉक्टर आसिफ हुसैन, उनको अपॉइंट किया गया। फिर उनकी निगरानी में 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के 12वें इंतखाबात हैं वो हुए। लेकिन बाद में डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब भी रिज़ाइन कर गए और उनकी जगह के ऊपर फिर जो उमर हमीद साहब हैं उनको दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। इसी तरीके से स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब ग्रेड 21 के अंदर हैं, तमाम बरात हासिल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा दिया गया। इसके अलावा सबसे अहम जो विंग्स हैं, बिलखुसूस अगर आप देखें पाकिस्तान के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, जिस विंग के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो चैलेंज हुए या फिर उनको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, वो इसी विंग के जो सरबराह हैं वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस साहब मसूद शिरवानी वो रिटायर हैं। इसके अलावा डीजी लॉ, उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन तकरीबन 6 दफ़ा इनकी जो मुद्दत है उसको एक्सटेंड किया जा चुका है और वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। फरजाना, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईस्टा कोड है वो ये कहता है कि किसी भी पोस्ट के ऊपर मुसलसल 3 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मुसलसल उनकी तजदीद की जा रही है। इसके अलावा जो एडीजी एडमन हैं वो भी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो रिटायर्ड हैं। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, क्योंकि रूल्स हमें अलाउ करते हैं और हमने सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर अपॉइंटमेंट करनी है, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर की हो या फिर हाजिर सर्विस की हो, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, सर्च कमेटी होती है, वो कमेटी बनाती है, उसके बाद दरखास्तें हासिल की जाती हैं, दरखास्तों की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद एक प्रोसेस होता है जो कि इंटरव्यू होता है, एक पैनल होता है। एक बड़ा इदारा जिसके अपने ऑफिसर भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी हौसला शिकनी की जाती है। इस हवाले से जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से पूछा कि क्या वजह है कि एक बड़े इदारे के अंदर सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो की पोस्ट के ऊपर बिठाए गए हैं, उसकी आखिर क्या वजह है, तो कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता ज़राए के से ये मालूम हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतअद्दिद मीटिंग्स के अंदर ये बात ज़रूर की है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में हाजिर सर्विस ऑफिसर्स जो हैं वो लूप के अंदर मौजूद हैं, वो पूल के अंदर मौजूद हैं। उनकी खिदमात हासिल करने की बजाय रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो है वो तनख्वाहें भी दी जा रही हैं और बड़े पैमाने के ऊपर मराद भी दी जा रही हैं। अच्छा फ़हीम, सबसे बड़ी बात जिस तरह से आपने बताया कि डीजी लॉ को ही ले लें कि वो 5-6 साल से तकरीबन जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये क्या तरीकाकार है? जबकि रूल्स तो ये कहते हैं कि 3 से ज़्यादा बार मुसलसल कोई भी वहाँ पर तैनात नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया? देखिए, ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे पहले ही यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट थे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा साहब, जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा, वो यहाँ पर थे, तब इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था। इनका कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ है और लगभग 6 बार इनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। कभी साल का एक्सटेंशन, कभी 2 साल की एक्सटेंशन, और अभी तक वो एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जितने भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिन चीज़ के ऊपर डिबेट्स की गई हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो या फिर जो बाकी सियासतदानों के साथ इश्यूज़ हों, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ विंग है उसका बड़ा कलीदी किरदार है। इसी ने ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने हैं, इन्होंने ही जो इंतखाबी मामलात के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना होता है लीगल मामलात के अंदर, फिर लीगल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो या फिर डिलिमिटेशन से मुतालिक अमूर के अंदर, सारे मामलात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही मामलात देखते हैं। तो ये जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन है ये लगभग 6 बार जो है वो एक्सटेंशन हासिल कर चुके हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद ये करा चुके हैं। और इस्टा कोड ये कहता है, जो कि सर्विस रूल से मुतालिक एक सबसे बड़ा फोरम, या फिर यूँ कहें कि जो कवायद हैं, रूल्स हैं, वो इस्टा कोड हैं, वो कहते हैं कि मुसलसल 3 बार से ज़्यादा एक ही ओहदे के ऊपर जो है वो फहीम, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि रिटायर्ड अफसरान को आखिर क्यों तैनात किया जा रहा है, क्या जवाज़ है इसका, उन पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी के अंदर ही सारी कहानी भी है और सारी खबर भी है। होता यह है कि जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो हुकूमत के नहीं बल्कि रियासत के मुलाजिम होते हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम या फिर कोई प्रेशर उनके ऊपर डाला भी जाता है तो वो कानून आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक चलते हैं। उन्हें पता है अगर वो इस हुक्म को या इस प्रेशर को नहीं मानेंगे तो मैक्सिमम उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको ओहदे से जो हटाया जा सकता है, लेकिन उनको मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाली अथॉरिटी खुद एक इदारे के सरबराह हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अथॉरिटी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते भी हैं, वो निकाल भी देते हैं। तो अगर वो किसी ऑफिसर के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे या फिर कोई अपनी मर्जी का काम करवाना चाहेंगे, जो हाजिर सर्विस ऑफिसर होगा वो तो कभी कम अज़ कम इस तरह से काम नहीं करेगा। उसकी मिसाल मैंने पहले भी दी कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब ने इख्तिलाफात की वजह से वो ओहदा छोड़कर चले गए थे, क्योंकि माजी में आपने देखा कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत हाजिर सर्विस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी एक तो इशूज़ के ऊपर जो है वो इख्तिलाफात पैदा हुए, बिलखसूस जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक मामलात थे, जो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो फाइलें थी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बजाय वो डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाती थी। फिर एक करप्शन के हवाले से भी मामला था, तो उसके ऊपर जब इख्तिलाफात पैदा हुए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं सुनी, तो फिर डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब ने माजरत कर ली थी और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ से वापस आना चाहता हूँ। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उनको वापस बुला लिया था और फिर बाद में उनको सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया था। लेकिन यहाँ उनके बाद जो आने वाले सारे सेक्रेटरीज हैं वो सारे रिटायर्ड हैं और एक सीरीज़ है। उमर हमीद साहब पहले उनको लगाया गया, फिर उमर हमीद साहब रिजाइन करके चले गए, फिर जफर इकबाल साहब मलिक साहब को लगाया गया, वो भी रिजाइन। बिल्कुल यही फहीम, यही बात मैं अभी आपसे करने वाली थी कि बहुत से अहम ओहदे हैं इलेक्शन कमीशन में, उमर हमीद साहब को दोबारा लेके आ गए हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में बहुत से अहम ओहदे हैं जिन पर अफसरों ने जो है वो इस्तीफे दे दिए हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई और अफसर आने को भी तैयार नहीं है। इसको क्या समझते हैं आप? क्या ये अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, बैरूनी इख्तिलाफात हैं या फिर कोई दबाव है? देखें, जो अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दोबारा वही उमर हमीद साहब तो वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले जो बड़े मंजूर नज़र थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के एक सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी एडमंड मंजूर मलिक साहब, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनके हवाले से भी बड़े मामलात ये होते थे कि इनके बड़ी ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि इनकी वजह से सेक्रेटरीज़ के साथ भी ताल्लुकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और सेक्रेटरी के दरमियान ख़राब होते थे। तो एक मामला हुआ उनका, एक मीटिंग में वो ताख़ीर से आए तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तलखी हुई और उसके बाद मंजूर मलिक साहब भी रिज़ाइन करके चले गए। उनकी जगह के ऊपर फिर कोई और ओहदेदार जो है वो नहीं आया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि हमने जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है उनसे रब्ता किया तो वो ऑफिसर कोई आने को तैयार नहीं है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ऑफिसर्स आने को तैयार हैं।